जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर पेपर में आती है सेपरेटली ऑब्वियसली, तो आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशन सबकी सेम है, जिसमें हमने लिखना है कि एक बॉडी है जिसका मास m के बराबर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है, वो मूव करती है किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, उसकी वेलोसिटी बाद में vf हो जाती है टाइम t के बाद, उसका डिस्टेंस कवर्ड s के बराबर है। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक ग्राफ हासिल होता है, जो कि हमने ये ग्राफ बनाया था, तीनों इक्वेशन का सेम ग्राफ है। और फिर हमने बताना है इस ग्राफ में स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो होती है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है, और इसके नीचे जो शेडेड एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू हमें देता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, moving with an acceleration a, after some time t its velocity becomes vf, it covers some distance capital S in time t. The speed time graph of such an object is shown in the figure. The slope of the line AB gives the value of acceleration, and the shaded area under the line gives the value of the distance covered by an object. तो ये बातें एक्सप्लेनेशन में आएंगी, जो स्टार्ट में लिखेंगे विद डायग्राम। हमने ये डायग्राम बनानी है और उसके बाद जो है वो हमने इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने स्टार्ट ऐसे ही करना है इसके प्रूफ को जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ में स्टार्ट किया था, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होता है वो शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने लिख दिया टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। अब शेडेड एरिया लास्ट टाइम जो है वो हमने शेडेड एरिया जो था वो हमने बताया था कि दो किस्म के एरिया को आप उसमें प्लस करते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी आ जाता है। लेकिन थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमने शेडेड एरिया कंप्लीट लेना है, यानी कि सेपरेट दो एरिया नहीं लेने बल्कि कंप्लीट शेडेड एरिया लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक ट्रायंगल है ऊपर और एक नीचे हमारे पास रेक्टेंगल है, दोनों को मिला के जो एक डायग्राम बन रही है इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। यानी कि ट्रेपीजियम ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी दो साइडें आपस में पैरेलल हों, जैसा कि आप देख सकते हैं ओ ए और बी डी जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और ऊपर नीचे वाली लाइंस ए बी और ओ डी जो है वो नॉन पैरेलल हैं। तो दो साइडें अगर पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल हों, ऐसी शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेपीजियम हासिल हो रही है और ट्रेपीजियम टोटल शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और ट्रेपीजियम का एरिया का अपना एक फार्मूला होता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जी, थर्ड इक्वेशन में हमने सबसे पहले लिख दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ। कॉर्नर्स के नाम लिख दिए ए बी डी ओ, ये ट्रेपीजियम हमारे पास हासिल हो रही है। और ट्रेपीजियम का फार्मूला जो है वो हमें याद होना चाहिए, ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू, और आगे हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लिख दिया। अब सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 है, तो आप देख सकते हैं नीचे 2 जो है वो हमने वैसे लिख दिया, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड को हमने AC लिखा है। तो हम डायग्राम में देखते हैं फिर बात क्लियर होगी। डायग्राम में देखें तो ये देख सकते हैं कि A और C ये है वो फासला जो कि पैरेलल साइड्स के दरमियान मौजूद है। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स की जगह पे हमने AC लिख दिया। उसके बाद जो लिखा होता है शुरू में ऊपर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड हमारे पास ये है जो कि है BD, और एक दूसरी हमारे पास है OA, यानी कि AO और BD ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यही वैल्यूज हमने लिखी हैं सम ऑफ पैरेलल साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं
हमने लिखा ए ओ प्लस बी डी, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ए सी है हमारे पास। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ए सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ए सी की जगह पे, ये जो ए सी नज़र आ रहा है इसकी जगह पे ओ डी लिख दिया है। बाकी सारा हमने वैसे का वैसे ही ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा से उतार लिया है। डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बल्कि फर्स्ट इक्वेशन के प्रूफ में भी हमने किया था कि ये जो ए सी, ये वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये लाइन जो है बिल्कुल बराबर है ओ डी इस लाइन के, इसलिए हमने ए सी की जगह पे ओ डी लिख दिया। तो आप देख सकते हैं नीचे थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया, ए सी की जगह पे ओ डी लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी। 2 जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया, हमने लिखा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी। बी सी ओवर ओ डी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट को भी और राइट को भी। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से जब मल्टीप्लाई करें तो बी सी ओवर ओ डी 2s से मल्टीप्लाई होगा, और राइट साइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी राइट साइड जो है वो लिखने के बाद मल्टीप्लाई हमने लिख दिया बी सी ओवर ओ डी। राइट साइड में ये जो ओ डी है ये इस ओ डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओ डी और ये ओ डी आपस में कट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओ डी से कट हो गया, बाकी बच गया बी सी। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो बी सी ओवर ओ डी ओवरऑल की जगह पे हमने ए लिख दिया, बी सी ओवर ओ डी की जगह पे ए लिख दिया। ये कैसे आया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप देखें तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। जब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की थी उसमें आप देखें बी सी ओवर ए सी, यानी कि बी सी ओवर ए सी या बी सी ओवर ओ डी, क्योंकि ए सी और ओ डी एक ही चीज़ है। तो बी सी ओवर ओ डी वो बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन ए बी को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो बी सी ओवर ओ डी बेसिकली एक्सेलरेशन के बराबर है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये बात की थी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये किया कि बी सी और ओ डी की जगह पे हमने एक्सेलरेशन लिख दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो 2s a को हमने लिख दिया 2as, और राइट साइड में आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे बी सी मौजूद है। तीनों इक्वेशन में बी सी जब भी हमें दिखाई देता था तो हम उसको कन्वर्ट कर देते थे। ये अगर हमारे पास डायग्राम सामने मौजूद है तो इस डायग्राम में ओवरऑल बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बी डी है, तो बी डी में से अगर हम ये नीचे वाला हिस्सा सी डी निकाल दें, यानी कि ये वाले बी डी में से ये छोटा सा हिस्सा सी डी निकाल दें तो बच जाता है ऊपर वाला हिस्सा जो कि बी सी होता है। तो बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं, इस बी सी की जगह पे बी डी माइनस ये वाला छोटा हिस्सा सी डी। तो यही काम हमने तीनों इक्वेशन में किया है, थर्ड इक्वेशन में भी हमने ऐसा ही किया है। तो आप थर्ड इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इस बी सी की जगह पे हमने लिख दिया बी डी माइनस सी डी, और इन तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगले स्टेप में देखें तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ दोबारा से मैंने लिख दी हैं। सिर्फ ओ ए प्लस ये जो लिखा हुआ था ओ ए प्लस बी डी, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया बी डी प्लस ओ ए। इसकी भी रीज़न है, ये आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगी। उसके बाद हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। बी डी की वैल्यू जो है वो वी एफ के बराबर है, ओ ए की वैल्यू वी आई के बराबर है, बी डी की वैल्यू वी एफ के बराबर है, और सी डी की वैल्यू वी आई के बराबर है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई, यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ये फार्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया वी स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो हमारे पास फार्मूला आ गया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर।
तो यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो जाती है। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में मेन हेडिंग के बाद आपने सब हेडिंग डालनी है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। और ये मैंने आपको लिखवाया भी था। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने बताना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वो नीचे की तरफ जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो लिख सकता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली its velocity increases when an object falls freely, its velocity increases. The motion of such an object is known as motion under gravity. The motion of such an object is known as motion under gravity. उसके बाद ये गैलीलियो, यहाँ पे गैलीलियो की हेडिंग हमने डालनी है। और गैलीलियो की हेडिंग जो है वैसे तो ओवरऑल एंड तक की है, लेकिन बीच में एक सब हेडिंग भी मौजूद है। गैलीलियो की हेडिंग एंड तक है लेकिन बीच में एक सब हेडिंग मौजूद है, इसलिए मैं मार्किंग यहाँ तक कर रहा हूँ। ये गैलीलियो की हेडिंग, इसमें हमने बताना है गैलीलियो साइंटिस्ट ने क्या किया था। ये पिज़्ज़ा टावर जो था, जो साइड में आपको नज़र आ रहा है, इस टावर के ऊपर चला गया था। हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो अपने साथ ले गया था और इसने ऊपर जाके हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉप करना शुरू कर दिए। और उसने एंड में रिज़ल्ट ये निकाला कि तमाम हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट जो हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ एक ही टाइम पे पहुंचेंगे और एक ही एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएंगे इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ इग्नोर्ड। यानी कि अगर ऊपर से एक कागज़ फेंकें और एक ईंट फेंकें, दोनों साथ ही साथ ज़मीन तक पहुंच जाएंगे अगर हवा मौजूद ना हो तो। ये आजकल एक्सपेरिमेंटली जो है वो वैक्यूम चैम्बर पे प्रूव हो चुका है कि हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर हवा निकाल के किसी चैम्बर के अंदर ये चीज़ें फेंकी जाएं तो ये दोनों की दोनों एक साथ ही पहुंचती हैं। लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे जाते हैं। और ये ऑब्जेक्ट जब फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनके एक्सेलरेशन को ख़ास नाम दिया जाता है जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमने आगे जो है यहाँ से सब हेडिंग भी डालनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और फर्दर आगे भी लिखेंगे जो मैंने बोल्ड किया हुआ है कि इसको छोटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज़मीन की सरफेस के पास इसकी वैल्यू जो निकाली गई है वो 10 ms-2 है। ms-2 एक्सेलरेशन का यूनिट होता है और 10 इसकी वैल्यू है जी की। जी, छोटा जी बेसिकली एक्सेलरेशन ही है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो उस वक्त एक्सेलरेशन को ख़ास नाम दिया जाता है और उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू ज़मीन के करीब 10 ms-2 होती है। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अगर नीचे से ऊपर की तरफ उसको फेंक दिया जाए ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाती है। तो इसीलिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने ये बातें भी इसके साथ लिखनी है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी on the surface of the earth. Its value is approximately 10 ms-2. For bodies falling down freely, g is positive and is negative for bodies moving upward. तो ये जो है हमारे पास, ये करने के बाद ये आप नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी। तो ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की हेडिंग डाल के आपने पहले हेडिंग डालनी है मोशन अंडर ग्रेविटी। उसकी डेफिनेशन जो मैंने बताई थी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, द मोशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर गैलीलियो की हेडिंग डालनी है और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हेडिंग डालनी है
और उसके बाद जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी आपने लिखनी है। और तीनों इक्वेशंस जो हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही इक्वेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस वक्त डिस्टेंस जो होता है एस जो होता है कैपिटल एस इज डिस्टेंस, वो एज के बराबर हो जाता है। और जब ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो एक्सेलरेशन यानी कि ए जो होता है वो स्मॉल जी के बराबर हो जाता है। इसलिए यही तीन इक्वेशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से हमने एंड में ये हेडिंग डाल के तीन इक्वेशंस लिखनी है। हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, इसमें ए की जगह पे जी आ गया। सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस की जगह पे एच आ गया, वी आई टी प्लस 1/2 ए की जगह पे जी आ गया। थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, 2 ए की जगह पे जी आ गया और एस की जगह पे एच आ गया। तो अंडर ग्रेविटी जब इन तीन इक्वेशंस को लिखते हैं तो कैपिटल एस की जगह पे एच लिखते हैं और स्मॉल ए की जगह पे जी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है।